नमस्कार। जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे मुश्किल हालात आ जाते हैं जब परिवार का जो मुख्य कमाने वाला सदस्य है वो अचानक नहीं रहता। जी बिल्कुल। या फिर कभी कभी सेहत ऐसी हो जाती है कि उन्हें वक्त से बहुत पहले ही मतलब काम छोड़ना पड़ जाता है। हाँ, ये बहुत कठिन समय होता है परिवार के लिए। ऐसे में परिवार पर क्या बीतती होगी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि एक बहुत बड़ा संस्थान है, ऐसे मुश्किल वक्त में अपने कर्मचारियों के परिवारों की मदद के लिए एक कह सकते हैं नई नीति लेकर आया है। जी आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। आरबीआई की अनुकंपा नियुक्ति और पैकेज वित्तीय अनुग्रह योजना 2025। बिल्कुल। ये जानकारी आरबीआई के अगस्त 2025 के एक आधिकारिक सर्कुलर पर आधारित है। और हाँ, ये योजना जो है वो 2008 की एक पुरानी व्यवस्था थी, उसकी जगह लाई गई है। हाँ, शायद जरूरतें बदल गई या पुरानी योजना में कुछ कमियां नहीं होनी। हाँ, हो सकता है। उन्हें अब दूर करने की कोशिश है। तो आज हमारी बातचीत का मकसद यही है कि इस नई योजना को ठीक से समझें। कौन इसके दायरे में आता है, क्या मदद मिलती है और पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी। मोटे तौर पर ये दो रास्ते देती है परिवारों को, एक तो सीधी नौकरी का और दूसरा एकमुश्त वित्तीय मदद का। जी तो चलिए पहले नौकरी वाले रास्ते को देखते हैं, यानी अनुकंपा नियुक्ति। कौन लोग हैं जो इसके लिए पात्र हो सकते हैं? देखिए, ये योजना आरबीआई के उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए है जो नियमित है, मतलब परमानेंट और फुल टाइम, जिनकी दुर्भाग्य से सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, और इसमें आत्महत्या के मामले भी शामिल किए गए हैं। अच्छा। या फिर वो कर्मचारी जो किसी गंभीर स्वास्थ्य वजह से, मतलब चिकित्सीय अक्षमता के कारण 55 साल की उम्र से पहले ही रिटायर होने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये अक्षमता प्रमाणित होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है कि उनकी ये जो मेडिकल इनकैपेसिटी है वो किसी सरकारी मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित हो। और ये भी साफ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या पार्ट टाइम हैं या कैजुअल कर्मचारी हैं वो इसके दायरे में नहीं आते। ठीक है। और जब हम कहते हैं आश्रित, मतलब डिपेंडेंट, तो इस योजना में कौन कौन शामिल है? परिभाषा काफी स्पष्ट है। सबसे पहले तो जीवन साथी, यानी पति या पत्नी। ठीक। उनके बाद बेटा या बेटी, और इसमें कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, और अगर कर्मचारी अविवाहित थे तो उनके भाई या बहन भी आश्रित माने जा सकते हैं। पर एक शर्त है इसमें। क्या शर्त है? शर्त यह है कि वो भाई या बहन पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर हों। मतलब या तो वो बेरोजगार हों या फिर उनकी अपनी जो मासिक आय है वो 20,000 रुपये या जो भी सीमा बैंक समय समय पर तय करे उससे कम हो। अच्छा, 20,000 की सीमा रखी गई है। मान लीजिए कोई आश्रित इन शर्तों को पूरा करता है, तो क्या उन्हें आरबीआई में किसी भी पद पर नौकरी मिल सकती है या कुछ तय पद है? नहीं, किसी भी पद पर नहीं। इसकी सीमा तय है। नियुक्ति सिर्फ क्लास 3 यानी असिस्टेंट के पद पर या फिर क्लास 4 मतलब ऑफिस अटेंडेंट के पद पर ही होगी। सिर्फ ये 2 श्रेणियां? जी बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि इन नौकरियों के लिए कोई अलग से पद नहीं बनाए जा रहे हैं। बैंक में जो पहले से वैकेंसीज हैं उन्हीं पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। तो ये एक तरह से मौजूदा खाली जगहों पर ही समायोजन है। लेकिन सिर्फ आश्रित होना ही काफी नहीं होगा, शायद कुछ और शर्तें भी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ और बुनियादी मानदंड है जिन्हें पूरा करना ही होगा। सबसे पहले तो उम्र। आयु सीमा क्या है? क्लास 3 यानी असिस्टेंट के लिए कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए और क्लास 4 के लिए 18 साल। न्यूनतम आयु। हाँ, न्यूनतम। और ऊपरी आयु सीमा वही है जो आरबीआई की सामान्य भर्ती में होती है, जिसमें एससी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो छूट के नियम हैं वो लागू होंगे। ठीक है, पर एक खास बात है। अगर दिवंगत कर्मचारी के पति या पत्नी आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, जीवन साथी के लिए ऊपरी आयु सीमा नहीं है। जी। लेकिन न्यूनतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी, वो 18 या 20 साल होनी ही चाहिए और उम्र गिनी जाएगी आवेदन करने की तारीख से। और पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की क्या जरूरत है? हाँ, वो भी जरूरी है। क्लास 3 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और क्लास 4 के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास? जी। यहाँ जीवन साथी के लिए थोड़ी सी रियायत दी गई है। अगर मान लीजिए उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन वो क्षेत्रीय भाषा या हिंदी या अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं, तो उन्हें क्लास 4 में नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। अच्छा। ये तो हुई आवेदक की अपनी योग्यता, लेकिन इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो तो उस परिवार की मदद करना है जो आर्थिक संकट में है। तो क्या परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है? हाँ बिल्कुल, और ये सबसे अहम पहलू है। अनुकंपा नियुक्ति का आधार ही ये है कि परिवार जरूरतमंद हो
मतलब इंडिजेंट हो, सिर्फ भावनात्मक आधार पर नौकरी नहीं मिलती। तो ये जरूरत कैसे तय होती है? इसका आकलन करने का एक पैमाना बनाया गया है। देखा जाता है कि परिवार की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय कितनी है। अगर ये आय मृतक कर्मचारी की आखिरी ग्रॉस सैलरी के 75% से कम है, तभी नियुक्ति पर विचार होता है। 75% से कम। अच्छा, और ये आय की गणना कैसे करते हैं? क्या क्या जोड़ते हैं इसमें? इसकी गणना थोड़ी डिटेल में होती है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कर्मचारी के निधन के बाद मिलने वाले टर्मिनल बेनिफिट्स, पीएफ, ग्रेचुइटी का ब्याज वाला हिस्सा वगैरह। फिर परिवार पर अगर कोई लोन है, देनदारियां हैं, परिवार के पास कोई निवेश है, कोई प्रॉपर्टी है जिससे आय हो रही है, अच्छा। पारिवारिक पेंशन जो मिलेगी वो भी, और अगर जीवन साथी कमा रहे हैं तो उनकी आय भी जोड़ी जाती है। इन सबको मिलाकर देखा जाता है कि असल आर्थिक स्थिति क्या है। यानी काफी व्यापक आकलन होता है। जी, अगर इस हिसाब से आय 75% की सीमा से ज्यादा निकलती है तो फिर आमतौर पर नियुक्ति नहीं मिलती। और हाँ, एक और बात, अगर परिवार का कोई और सदस्य पहले से ही कहीं नौकरी कर रहा है या ठीक ठाक कमा रहा है तो फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए डिप्टी गवर्नर लेवल की खास मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी पूरी तरह से जरूरत पर आधारित है ये? इसके अलावा और कोई शर्तें हैं? कुछ और सामान्य शर्तें हैं, जैसे आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। हाँ, वो तो होगा ही। और एक स्थिति हो सकती है कि एक से ज्यादा आश्रित हों जो नौकरी के लिए पात्र हों। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में जिस एक सदस्य को नौकरी मिल रही है उसे बाकी पात्र सदस्यों से एक एफिडेविट पर नो ऑब्जेक्शन लेना होगा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि अनुकंपा नियुक्ति किसी का कानूनी अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। सारी शर्तें पूरी होने पर ही इस पर विचार किया जाता है। ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से मामले हैं जो इस योजना के दायरे में नहीं आते? कुछ अपवाद भी होंगे। हाँ, कुछ स्थितियां साफ तौर पर बताई गई हैं जहां ये योजना लागू नहीं होती। पहला, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद हुई हो, भले ही वो महीने के आखिरी दिन रिटायर होने वाले नियम की वजह से तकनीकी रूप से सर्विस में थे। अच्छा, 60 के बाद नहीं? जी। दूसरा, अगर किसी कर्मचारी पर यह आरोप था कि उन्होंने गलत दस्तावेज जैसे जाली जाति प्रमाण पत्र या उम्र या शिक्षा का गलत सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाई थी और इसी मामले में उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा था और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को नहीं मिलेगी नौकरी? जी हाँ, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन किसी और वजह से चल रहा था तब शायद पात्रता पर विचार हो सकता है। ठीक है, अब प्रक्रिया और समय सीमा की बात करते हैं। कब तक आवेदन करना होता है? इसके लिए एक तय समय सीमा है। कर्मचारी की मृत्यु या मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर आश्रित परिवार को 1 साल के भीतर आवेदन करना होता है। 1 साल के अंदर? थोड़ी ढील मिल सकती है अगर आश्रित बच्चा नाबालिग है या उस वक्त पढ़ाई कर रहा है। ऐसे मामलों में आवेदन पर विचार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। 5 साल तक की छूट? जी। लेकिन ये हर केस को अलग से देखकर बहुत ध्यान से तय किया जाएगा, क्योंकि देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का असल मकसद तो परिवार को तुरंत मदद पहुंचाना है, सालों बाद नहीं। सही बात है। और प्रक्रिया क्या है? क्या कोई परीक्षा या इंटरव्यू वगैरह होता है? नहीं, प्रक्रिया को मानवीय रखने की कोशिश की गई है। बैंक का एक अधिकारी खुद परिवार से मिलेगा, उनकी स्थिति समझेगा, आवेदन में मदद करेगा। इसके लिए कोई रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जिससे नौकरी दी जानी है उसका मेडिकली फिट होना जरूरी है बैंक के मापदंडों के अनुसार। और शुरुआत में जो नियुक्ति होगी वो 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर होगी, अस्थायी तौर पर। जी। इस दौरान काम अगर ठीक रहता है, संतोषजनक पाया जाता है, तभी नौकरी पक्की की जाएगी। एक और बहुत ही संवेदनशील स्थिति हो सकती है, अगर कोई कर्मचारी लापता हो जाए तो उनके परिवार का क्या ये योजना उन्हें भी कवर करती है? हाँ, ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है और नई योजना में इसे भी शामिल किया गया, लेकिन इसकी शर्तें बहुत साफ हैं। क्या शर्त है? अगर कोई कर्मचारी लापता हो जाता है तो उनके आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार हो सकता है, लेकिन कर्मचारी के लापता होने की तारीख से कम 2 साल बीत जाने के बाद ही, जिस दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई उस तारीख से। 2 साल इंतजार करना होगा? जी। और इसके लिए पुलिस एफआईआर की कॉपी और पुलिस की जांच रिपोर्ट चाहिए होगी, जिसमें यह लिखा हो कि काफी कोशिशों के बाद भी कर्मचारी का कुछ पता नहीं चल पाया है। ठीक। लेकिन ये नियम तब लागू नहीं होगा अगर लापता कर्मचारी के रिटायरमेंट में 2 साल से भी कम समय बचा हो, या फिर अगर कर्मचारी पर लापता होने से पहले कोई धोखाधड़ी, गबन या किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का शक था, या ये अंदेशा हो कि वो बिना बताए विदेश चले गए हैं।
ऐसे मामलों में नहीं मुकद्दर। नहीं। और लापता कर्मचारी के मामले में नियुक्ति देने का आखिरी फैसला एचआरएमडी के जो प्रभारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी मंजूरी से ही होगा। और अगर वो कर्मचारी वापस आ गए तो? हाँ, ये भी साफ है कि अगर भविष्य में वो लापता कर्मचारी वापस आ जाते हैं तो उनके आश्रित को जो ये नौकरी दी गई थी वो खत्म कर दी जाएगी। ये तो काफी अहम शर्तें हैं। अच्छा, जो व्यक्ति नौकरी पाता है, क्या उसकी भी कोई जिम्मेदारी तय की गई है परिवार के प्रति? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी नैतिक शर्त है। जिस व्यक्ति को ये नौकरी मिलती है उसे एक लिखित अंडरटेकिंग, एक वचन पत्र देना होता है कि वो परिवार के जो बाकी आश्रित सदस्य हैं, जैसे माँ है या छोटे भाई बहन हैं, उनका ठीक से देखभाल और भरण पोषण करेगा या करेगी। और अगर नहीं किया तो? अगर बाद में ये पाया जाता है कि वो अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनकी नौकरी खत्म भी की जा सकती है। ये तो बहुत अहम है। और क्या इस नौकरी को किसी और को दिया जा सकता है या बाद में इसी आधार पर प्रमोशन मांगा जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी पूरी तरह से नॉन ट्रांसफरेबल है। इसे ना तो किसी और को दे सकते हैं, ना ही भविष्य में इसी अनुकंपा को आधार बनाकर कोई ऊंचा पद या प्रमोशन मांग सकते हैं। और सीनियरिटी का क्या? सीनियरिटी उसी दिन से गिनी जाएगी जिस दिन वो नौकरी ज्वाइन करते हैं, और उन्हें उसी बैच में जो दूसरे लोग सीधी भर्ती से या प्रमोशन से आए हैं उनसे जूनियर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई अनुकंपा नियुक्ति की पूरी बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, एक दूसरा रास्ता भी है। मान लीजिए कोई परिवार नियुक्ति के लिए पात्र ही ना हो, जैसे उनकी आय 75% से थोड़ी ज्यादा हो, या आश्रित के पास जरूरी पढ़ाई ना हो, या फिर परिवार पात्र तो है पर वो नौकरी लेना ही नहीं चाहते। उनके लिए क्या है? बिल्कुल सही सवाल। ऐसे ही परिवारों के लिए ये दूसरा विकल्प है जिसे कहते हैं वित्तीय अनुग्रह पैकेज, यानी फाइनेंशियल एक्स ग्राटिया पैकेज। ये एक मुश्त आर्थिक मदद है। अच्छा, एक मुश्त रकम। जी, ये उन आश्रितों को मिलती है जो या तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं करते, जैसे आय की शर्त या शिक्षा की शर्त, या फिर वो पात्र तो हैं पर वो नौकरी लेना नहीं चाहते, शायद उनकी अपनी कोई और वजह हो। तो इस पैकेज के लिए आश्रित कौन माने जाते हैं? क्या वही परिभाषा है जो नियुक्ति के लिए थी? नहीं, यहाँ आश्रित की परिभाषा थोड़ी सी अलग है और ज्यादा केंद्रित है। इस पैकेज पर सबसे पहला हक होता है मृतक कर्मचारी के जीवन साथी का। सबसे पहले जीवन साथी? जी, अगर जीवन साथी नहीं है तब आश्रित बच्चों पर विचार होता है, बेटा या बेटी। इसमें विधवा या तलाकशुदा बेटी भी शामिल हो सकती है। अच्छा। पर शर्त यह है कि उनकी उम्र 28 साल से ज्यादा ना हो, वो अविवाहित हो या पुनर्विवाहित ना हो, और या तो बेरोजगार हो या उनकी महीने की आय 20,000 या जो भी तय सीमा है उससे कम हो। बच्चों के लिए उम्र और आय की सीमा है। हाँ। लेकिन अगर कोई बच्चा स्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए ये उम्र की सीमा लागू नहीं होती। ठीक है। और अगर जीवन साथी या ऐसे बच्चे भी ना हो तो? उस हालत में कर्मचारी के माता पिता पात्र हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब ये साबित हो कि वो कर्मचारी के जीवित रहते हुए पूरी तरह उन पर ही निर्भर थे। निर्भरता साबित करनी होगी। जी, इसके लिए वही निर्भरता के नियम देखे जाएंगे जो बैंक की मेडिकल स्कीम के लिए होते हैं। और अगर कर्मचारी का कोई भी ऐसा आश्रित नहीं है, न जीवन साथी, न आश्रित बच्चे, न निर्भर माता पिता, तो फिर ये पैकेज किसी को नहीं मिलेगा। यानी कोई न कोई आश्रित होना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल, इस पैकेज में पैसा कितना मिलता है, इसका हिसाब कैसे होता है? हाँ, रकम कैसे तय होती है, इसका एक फॉर्मूला है। बैंक दो तरह से कैलकुलेशन करता है। दो तरह से? जी, पहला, कर्मचारी ने जितने साल नौकरी पूरी कर ली है उसके आधार पर। मोटे तौर पर समझे तो 1.5 गुना मासिक वेतन गुणा जितने साल नौकरी की। ठीक है। दूसरा, कर्मचारी की जितनी नौकरी बची हुई थी 60 साल की उम्र तक, उसके आधार पर, यानी 2 गुना मासिक वेतन गुणा जितने साल नौकरी बची थी। अच्छा, एक पूरी की गई सेवा पे, एक बची हुई सेवा पे। जी, इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा बनती है वही परिवार को दी जाती है। तो जो भी ज्यादा फायदेमंद हो परिवार के लिए वो जी। मिलता है। क्या इस पर कोई ऊपरी या निचली सीमा भी है, कोई कैप? हाँ, एक ऊपरी सीमा है। ये रकम इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि अगर कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करते तो उन्हें कुल जितना वेतन मिलता उससे भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये एक सीमा हो गई। लेकिन एक न्यूनतम गारंटी भी है। ये रकम कम से कम उतनी जरूर होगी जितनी कर्मचारी की पेंशन का जो अनुमानित एकमुश्त मूल्य होता है, कम्यूटेड वैल्यू, उसका 2 गुना। पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू का 2 गुना? यस, कम से कम। जी। और ये नियम उन पे भी लागू हैं जो एनपीएस या सीपीएफ स्कीम में थे। वेतन की गणना करते समय उसमें
HRA का करीब 15% हिस्सा भी जोड़ा जाता है। और अगर कर्मचारी पार्ट टाइम थे तो उन्हें इसी अनुपात में रकम मिलती है। ये तो काफी विस्तृत गणना है। इस पैकेज में और क्या है? क्या कोई और बड़ी राहत भी मिलती है? हाँ, इस पैकेज का एक बहुत ही अहम और मैं कहूँगा राहत देने वाला हिस्सा है लोन माफी, लोन वेवर। लोन माफी? किस तरह के लोन? अगर मृतक कर्मचारी ने बैंक से कुछ पर्सनल लोन या एडवांस लिए हुए थे, जैसे फेस्टिवल एडवांस, गाड़ी का लोन वगैरह, तो उनका जो बकाया मूलधन है और उस पर जो ब्याज लगा है उसे माफ कर दिया जाएगा। अरे वाह! इसमें कौन से लोन शामिल नहीं है? इसमें पीएफ लोन और हाउसिंग लोन शामिल नहीं है। उनको छोड़कर बाकी जो पर्सनल लोन्स या एडवांस है वो माफ हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी परिवारों के लिए। क्या इसकी कोई सीमा है? कितना माफ हो सकता है? हाँ, माफी की एक ऊपरी सीमा है जो कर्मचारी के पद के हिसाब से तय है। अच्छा, पद के अनुसार? जी, क्लास 4 कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10.5 लाख रुपए तक का लोन माफ हो सकता है। 10.5 लाख? क्लास 3 के लिए 12 लाख तक, ग्रेड ए, बी और सी के अधिकारियों के लिए 15 लाख तक, और ग्रेड डी और उससे ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके लिए 18 लाख रुपए तक की लोन माफी मिल सकती है। 18 लाख तक? ये तो वाकई परिवार पर से बहुत बड़ा बोझ कम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। लोन माफी के अलावा और क्या सुविधाएं हैं? जैसे अगर परिवार बैंक के क्वार्टर में रह रहा था तो? हाँ, उसके लिए भी इंतजाम है। अगर परिवार बैंक के स्टाफ क्वार्टर में रह रहा था तो वो रिक्वेस्ट करके जो भी लागू लाइसेंस फीस है उसे देकर उस क्वार्टर में 10 साल तक रह सकते हैं। 10 साल तक? हाँ, 10 साल तक, या फिर कर्मचारी की जो सामान्य रिटायरमेंट की तारीख होती उन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक वो रह सकते हैं। ये मुश्किल समय में घर ढूंढने की चिंता से बहुत बड़ी राहत है। जी बिल्कुल। और कर्मचारी के जो बाकी पैसे मिलने होते हैं रिटायरमेंट पर, जैसे छुट्टी का पैसा, ग्रेचुइटी, हाँ, उसे जारी करने में भी थोड़ी सहूलियत दी गई है। लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुइटी की जो रकम है वो परिवार को क्वार्टर खाली करने से पहले भी दी जा सकती है। अच्छा। और जो बाकी देनदारियां हैं जैसे पीएफ वगैरह, उन्हें या तो बैंक में ही एक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में रखा जा सकता है जिस पर बैंक का लियन रहेगा, मतलब बैंक का एक तरह का अधिकार रहेगा जब तक क्वार्टर खाली ना हो जाए। या फिर परिवार कोई बैंक गारंटी जमा करके वो पैसा ले सकता है। ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या? मेडिकल हेल्प मिलती रहेगी? अगर मृतक कर्मचारी बैंक की जो मेडिकल असिस्टेंस फंड स्कीम है, ये बैंक की एक इंटरनल हेल्थ स्कीम है, अगर वो उसके सदस्य थे तो उनके जीवन साथी एक तय एकमुश्त रकम जमा करके जिंदगी भर के लिए एमएएफ के तहत अस्पताल और डिस्पेंसरी की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। जीवन भर के लिए? ये तो बहुत अच्छा है। जी, और यही सुविधा आश्रित बच्चों को भी मिल सकती है, लेकिन एक सीमा तक। क्या सीमा है? आमतौर पर 28 साल की उम्र तक, या जब तक वो कमाने ना लगें, या उनकी शादी ना हो जाए, या फिर कर्मचारी की जो सामान्य रिटायरमेंट की उम्र होती, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक बच्चों को भी यह सुविधा मिल सकती है। और बच्चों की पढ़ाई का क्या? हाँ, वो भी एक बड़ी चिंता होती है। तो इस योजना के तहत मृतक कर्मचारी की जो सामान्य रिटायरमेंट की उम्र होती, उस उम्र तक उनके जो पात्र आश्रित बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के खर्चों का रिएम्बर्समेंट उसी तरह मिलता रहेगा जैसे नौकरी कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को मिलता है। ये तो बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में बहुत मददगार होगा। यकीनन। तो ये जो वित्तीय पैकेज है ये सिर्फ एक मुश्त रकम नहीं है, बल्कि इसमें लोन माफी, रहने की जगह, मेडिकल सुविधा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ये सब शामिल है। काफी व्यापक है ये। जी हाँ, काफी सोचा समझा पैकेज लगता है। कुछ और बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए इस पैकेज के बारे में? हाँ, 2-3 छोटी बातें और हैं। एक तो ये कि ये जो एक्स ग्रेशिया रकम मिलती है, इस पर इनकम टैक्स के नियम लागू होंगे। ये टैक्स फ्री नहीं है। अच्छा, टैक्स लगेगा इस पर? जी। दूसरी बात, ये पैकेज उस अनुकंपा ग्रेच्युटी से अलग है जो सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तुरंत मदद के लिए दी जाती है। वो आमतौर पर 2 महीने की सैलरी के बराबर कम से कम 25,000 रुपये होती है। ये पैकेज उसे प्रभावित नहीं करेगा, वो अलग से मिलेगी। वो अलग है। ठीक है। और तीसरा, अगर कर्मचारी ने कुछ समय पार्ट टाइम नौकरी भी की है तो पैकेज की गणना में उस सेवा को कैसे गिना जाएगा उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। समझ गए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आरबीआई की ये जो नई 2025 की योजना है, ये उन परिवारों को सहारा देने के लिए एक साफ और 2 तरह का ढांचा देती है जो अपने कमाने वाले सदस्य को अचानक खो देते हैं। जी। एक तरफ सीधी नौकरी का विकल्प है अगर परिवार जरूरतमंद है और सदस्य में योग्यता है, और दूसरी तरफ एक काफी व्यापक वित्तीय पैकेज है जिसमें न सिर्फ एक मुश्त पैसा है बल्कि लोन माफी और दूसरी जरूरी मदद भी शामिल है। हाँ, मकसद साफ है, तुरंत राहत देना
और भविष्य के लिए भी कुछ हद तक स्थिरता देना। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि ये योजना कैसे हमदर्दी को नियमों और प्रक्रियाओं के साथ बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसमें आर्थिक जरूरत का आकलन करने के लिए साफ क्राइटेरिया हैं, आवेदन के लिए टाइमलाइन तय है, और यहाँ तक कि लापता कर्मचारियों जैसे जो बहुत ही मुश्किल और मानवीय मामले हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई। हाँ, पारदर्शिता और सहायता दोनों पर जोर दिखता है इसमें। जी, ये दिखाता है कि संस्थान अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आरबीआई जैसी बड़ी संस्था में मदद की ये पूरी व्यवस्था देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। सिर्फ आरबीआई ही क्यों, कोई भी संगठन हो या शायद हम कहें कि पूरा समाज ही उन परिवारों की मदद कैसे करे जो अचानक अपना मुख्य कमाने वाला खो देते हैं। क्या सीधी नौकरी देना बेहतर है, या एक मुश्त काफी सारा पैसा देना ज्यादा कारगर है, या फिर रहने की जगह, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई जैसी सुविधाओं का लगातार मिलते रहना ज्यादा मायने रखता है? इन सब के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।